Hey, hello friends. Today I am going to discuss about some important fluid properties. Okay, these are so basic properties but so important for this subject fluid mechanics. And by the way, fluid mechanics के बारे में ही बात कर लेते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? फ्लूइड डायनेमिक्स क्यों नहीं? फ्लूइड स्टैटिक्स क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स इसका ये सब चीज़ इसमें मिला हुआ है. ठीक, डायनेमिक्स भी, काइनेमेटिक्स भी एंड आपका स्टैटिक्स भी. देखो स्टैटिक क्या होता है, जब कोई फ्लूइड जैसे रेस्ट में हो, ठीक है, एंड उसके बारे में जब हम पढ़ रहे हो तो वो हो गया फ्लूइड स्टैटिक्स, उसको हम कहेंगे. ठीक, उस एनालिसिस करने उस पढ़ाई को फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे. बट काइनेमेटिक्स में आते हैं तो उसमें हम बिना फोर्स को कंसिडरेशन किए हुए हम डायरेक्टली बात करते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. ठीक, डायरेक्टली मोशन के कैरेक्टरिस्टिक को बारे में बात कर लेते हैं. तो वो हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं. एंड फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं डायरेक्टली फोर्स कंसंट्रेशन को, एंड वो मोशन आ गया, सारी चीज़ें उसमें आ गई. ठीक, तो वो फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ते हैं. एंड इन सब चीज़ को मिला दें तो ये आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स में. ठीक, तो इसीलिए पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी. देखो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. एंड याद नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS में, एंड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक, एंड इसका वेलोसिटी नोट करते हैं. एंड सब सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का अपना अपना, या फिर डिफरेंट फ्लूइड्स का अपना अपना डेंसिटी होता है. ठीक, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम. नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास. ठीक है, तो इसको स्मॉल v कैपिटल V डिवाइडेड बाई मास. मास तो केजी में होता है. ठीक, तो ये हो गया आपका, जैसे 1 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हम करें तो मास तो नीचे था, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. ठीक, तो इसको हम रो लिख सकते हैं, डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई रो हो गया. तो यही है. ठीक है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास. एंड नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी. इसमें क्या है, वेट की बात आ गई. ठीक, मास की बात आई, मास तो अपना केजी में लिखते हैं, वेट केजी में नहीं होता एक्चुअल में. ठीक, वो फोर्स होता है वेट. तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. ठीक, तो मास एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये हो गया आपका डेंसिटी, सिंपल मास डेंसिटी. तो रो इंटू जी. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक, या रिलेटिव डेंसिटी इसको कहते हैं. ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक, रिलेटिव प्रॉपर्टी है एक. एंड देखो क्या होता है, फ्लूइड तो दोनों है, गैस भी है आपका एंड लिक्विड भी है. तो स्टैंडर्ड फ्लूइड, जैसे हर एक, जैसे लिक्विड में हम स्टैंडर्ड लेते हैं वाटर को. ठीक, एंड गैस में लेते हैं एयर को. स्टैंडर्ड क्यों ले लिया कि इजीली अवेलेबल है. ठीक, इजीली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल हो जाता है. तो हम इसमें ना रिलेट करते हैं वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, एनी फ्लूइड या गैस के भी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. ठीक है, जैसे आपका हो गया ना, ये लिक्विड में आपका वाटर हो गया. ठीक, एंड गैस में आपका एयर का हो गया. तो सिंपल यही है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है ये. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका विस्कोसिटी. ठीक, अब जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस जो होता है वो फ्रिक्शन होता है. ठीक, यहाँ पे होता है विस्कोसिटी. ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है सरफेस पे. ठीक, वो खुद से चलने लगता है. तो जो वाटर जो सरफेस से नज़दीक होगा उसका वेलोसिटी जीरो होगा, ऊपर का हाई होता है. ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी. तो इन सब के बीच में इस टाइप का बन जाता है. ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा. तो ये हो गया. अब यहाँ पे जो है इन दोनों, इसके अपने मॉलिक्यूल के बीच में जो शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का शियर स्ट्रेस लगता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्यू बाई डी वाई. इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है. एंड जब ये
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो ये हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो भी बनता है, ये कहलाता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक। तो यही म्यू है आपका विस्कोसिटी, इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ठीक। एंड इसका जो है डायमेंशन पूछा जाता है, इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली हम लिख देते हैं ml-1 T-1। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरल एग्जाम्स में पूछते हैं, ये जो है डायमेंशनलेस नहीं होता, ठीक है, इसका डायमेंशन होता है। एंड इसका जो है SI यूनिट होता है, 1 पॉज होता है आपका CGS में, कभी कभार क्वेश्चन में 1 पॉज दे देगा, 1 पॉइज, एंड इसको कहते हैं 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको कन्वर्ट कर दे। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक्चुअल में मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी को बतलाता है, ठीक। इसको हम HM में पढ़ेंगे, प्रांटल नंबर ना, तो उससे कनेक्टेड हो जाएगा ये। इसमें क्या है ना, ये मोमेंटम ये बतलाता है कि कितना तेज़ी से कोई भी फ्लूइड वो ट्रेवल कर सकता है पर यूनिट टाइम में। सिंपल विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ये, एंड इसको न्यू से डिनोट किया, ठीक है। इसका जो है CGS में 1 स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 SI जो भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁻4। तो ये आप याद रखिएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं, जनरली एग्जाम्स में CGS में दे देता है, ठीक। यही काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वल्क मॉडुलस। अब सॉम में हम लोग डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ते हैं ना, जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, शियर मॉडुलस हो गया, तो उसी तरीके से इलास्टिक मॉडुलस होता है एक, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जैसे मान लो यहाँ पे मान लो एक हम पिस्टन एंड सिलेंडर टाइप का एक अरेंजमेंट बना, यहाँ पे एक छोटा सा प्रेशर DP लगाएं, ठीक। यहाँ पे अपना एक वॉल्यूम हुआ, इसमें चेंज आएगा, उसको DV कह दिए। तो यहाँ पे जब भी हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम घटेगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो निगेटिव लिखा है, तो ये चीज़ है। अब कंप्रेसिबिलिटी इसी का रिसिप्रोकल, इसी का ठीक उल्टा, इसी का ठीक रेसिप्रोकल है कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सिंपल कंप्रेस करने की एबिलिटी वाले को, तो इसमें अगर हम कम प्रेशर पे अगर ज़्यादा वो डिफॉर्म हो जाएगा तो DV का जो मात्रा है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो जाएगा तो K वल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जबकि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि कंप्रेस बहुत ईजिली हो जा रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, अच्छा होगा ना, कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि वही अगर ज़्यादा फोर्स लगा कंप्रेस ना हो तो DV क्या हो गया, कम हो गया तो वल्क मॉडुलस ज़्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी उसमें बहुत कम है, कंप्रेस हो ही नहीं सकता है। तो इसी को कहते हैं, इन ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोहेसन एडहेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हम मान लो एग्जांपल ले लेते हैं वाटर एंड वैक्स पेंट। इससे पहले बता देते हैं कोहेशन के कोहेसिव फोर्स क्या होता है। सबसे पहले मान लो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, एक और है H2O मॉलिक्यूल, दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, अपने अपने सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे वाटर ले लिया, यहाँ पे पेट्रोल ले लिया, अलग अलग मॉलिक्यूल है, अब दोनों के बीच का जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना भाई, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, समझे, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया वैक्स से एक पेंट है, ठीक। अब दोनों तो अलग अलग है, अब दोनों का अपना अपना मॉलिक्यूल है, ठीक। तो जब वाटर को वैक्स पे डालेंगे ना तो इस टाइप से वो बन जाता है, वो उससे उतरता नहीं है, ठीक। एंड जबकि पेंट पे डालेंगे तो वो अच्छे से वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पेंट एंड वाटर के बीच का एडहेसिव फोर्स अच्छा है, ठीक है। वाटर का यहाँ पे कोहेसिव फोर्स कम पर जा रहा है, इसीलिए तो वो अच्छे से मिल जा रहा है। जबकि यहाँ पे वाटर का जो है कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वैक्स मॉलिक्यूल के जो एडहेसिव फोर्स है वहाँ पे कम पर जा रहा है, इसका वाटर का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा पर जा रहा है, इसीलिए वो मिल नहीं पा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो यही है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो थीटा आप देख रहे हो ये क्या है, तो देखो थीटा है कांटेक्ट एंगल, ये क्या है, जो फ्लूइड का सरफेस है एंड
ये सिंपल सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना वो कांटेक्ट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे भी है देखो, फ्लूइड पे जो सरफेस पे टेंजेंट डाले एंड सरफेस के बीच का जो एंगल है थीटा, कांटेक्ट एंगल। तो क्या है यहाँ पे, क्या कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, 90 से ऊपर बन रहा है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से कम बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एडहेशन फोर्स लग रहा है ना, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स में एक्यूट एंगल, कोहेशन फोर्स में यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कैपिलरी एक्शन जब आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ये इसका यूज है। अब देखो सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जिसके द्वारा वो मेम्ब्रेन टाइप का ऊपर बन जाता है, ठीक है, फ्लूइड के ऊपर, ठीक। जैसे इसका हर एक, जैसे मान लो ये वाटर है, अब इसमें ना अपने अपने मॉलिक्यूल के बीच में ना यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो रिड्यूस करना चाहेंगे अपना एरिया, टेंड्स टू रिड्यूस देयर एरिया, ठीक, जितना छोटा हो सके। तो ये बीच का जैसे मॉलिक्यूल का हम निकाल दें तो यहाँ पे तो बैलेंस्ड है, जबकि यहाँ पे आपका रिजल्टेंट नीचे लग रहा है, यहाँ पे भी रिजल्टेंट नीचे लग रहा है। तो यहाँ देख लो मेम्ब्रेन टाइप का बन जाएगा। इसी मेम्ब्रेन के सहारे देखते होगे कि स्पाइडर चलता है, कभी कभार देखते हो कोई कोई चलता है तो मेम्ब्रेन टाइप से ही बन जाता है। ये क्यों बनता है, ये कोहेसिव फोर्स है एक दूसरे के बीच में, टेंसाइल फोर्स होता है, ठीक। तो ये कोहेसिव फोर्स है, ये कोहेसन के कारण होता है, ठीक है, इसमें एडहेशन नहीं होता है। सरफेस टेंशन कोहेसन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कैपिलैरिटी आया। कैपिलैरिटी ये इट इज़ द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स में, ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब मान लिया, यहाँ पे मान लो वाटर है, यहाँ पे मरकरी है, ठीक, यहाँ पे भी हम लिक्विड, यहाँ पे भी ग्लास ट्यूब डाल दिया, ठीक। तो जब ये हम ग्लास ट्यूब डालें वाटर में तो क्या हो गया, इस पे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाटर मॉलिक्यूल चढ़ रहा है उसमें ईजिली। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब कि एडहेशन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। जबकि यहीं पे देखो मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है बहुत हाई है एडहेसिव के मुकाबले, ठीक है, ग्लास ट्यूब और मरकरी के बीच में एडहेसिव फोर्स है, उसके मुकाबले मरकरी का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री से ऊपर बना रहा है एंगल, ठीक। तो ये है, ठीक है, एडहेसिव जहाँ ज़्यादा होगा एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक, कोहेसन ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। भाई याद कर लो, रट लो। एंड ये देखो हाइट का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, यहाँ जो थीटा है ये कॉन्टैक्ट एंगल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है जिस प्रेशर पे वो वेपर बन जाए लिक्विड, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एक वेपराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। वेपराइजेशन कब होता है, जब लिक्विड का जो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक। अब जो है जैसे देखो किस जैसे कैसे होता है वेपर प्रेशर, किसको कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर रहे हैं, और ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, वाटर यहाँ पे है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा 20-30 डिग्री से। अब मान लो 100 डिग्री जैसे ही आएगा, इसका जो मॉलिक्यूल है ऊपर धीरे धीरे उड़ते हुए यहाँ पे इस टाइप का मॉलिक्यूल वेपर वेपर बना देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वेपर जो है ऊपर से पूरा एकदम पैक्ड है, अब इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वेपराइजेशन कब होता है, जब भी जो है देखो दोनों पे डिपेंड करता है वेपराइजेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है। जब मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है और मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और सिंपल एयर में है, ठीक है, मान लो एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम है, 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, एंड मान लो कोई भी कारण से इसका प्रेशर कम हो जाए, तो कम हो जाएगा ना, तो ये मान लो 1 एटीएम से जैसे ही कम हुआ, कम होके वो इक्वल टू वेपर प्रेशर आ जाए या फिर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग वेपराइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो जैसे मान लो फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी सिस्टम से, तो लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उसका जो प्रेशर इक्वल टू या फिर वेपर प्रेशर से कम हो गया, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो वेपर प्रेशर के इक्वल या फिर उससे कम हो गया ना, तो यहाँ से क्या बबल बनना स्टार्ट हो जाता है
वेपराइजेशन होगा तो बबल बनेगा, बबल बनने के बाद क्या होता है ना, फ्लो कर रहा है, ये सब जो है हाई प्रेशर रीजन में चले जाते हैं, हाई प्रेशर रीजन में चले जाते हैं। हाई प्रेशर रीजन में जाने के बाद वो इरोड कर जाते हैं बाउंड्री से, बाउंड्री पे इरोड करेगा, कैविटी बना देगा। इस प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। देख रहे हो कैसे लिंक हुआ ये दोनों, वेपर प्रेशर कैविटेशन। तो इसी फिनोमेना को कैविटेशन कह दिया। एंड ये इनडिजायरेबल है, ये कभी भी डिजायरेबल नहीं है हमेशा। इसको हम लोग, कैविटेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, ये आगे पढ़ेंगे, पंप्स में पढ़ना है हम लोग को। जो पंप्स ये सारी चीज़ें क्या है, वो एप्लीकेशन पार्ट है फ्लूइड का, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, कन्फर्म इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आते हैं एक दो कभी कभार, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया तो शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू।